बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक। पीएमसी पे टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन है, ठीक है। डेली बेसिस पे एक एक टेस्ट इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। पीएमसी पे टेस्ट नंबर 1 में एमसीक्यू नंबर 1 है, द सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अपवर्ड या नन ऑफ एबव। अब आप लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा के लिए क्या है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड टू दी डायरेक्शन ऑफ व्हाट मीन पोजीशन, ठीक है। और आपको पता है कि ये बराबर है किस चीज़ के, एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। अब ये कब होगा, जब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी भी वैल्यूज देंगे वो नेगेटिव में देंगे, ठीक है। डायरेक्शन की बात हो रही है। और पॉजिटिव कब होगा, जब ये डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब यहां पर भी क्या होगा, ऑलवेज टू वन मीन पोजीशन होगा। लेकिन जब डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो आर का जो डायरेक्शन है अब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर भी पॉजिटिव देते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अगर इस तरह आ जाए, सेंट्रीपिटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल आ जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट, तो फिर कौन सा होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। या इस तरह आ जाए, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन इज नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात। नंबर 2, an object is undergoing SHM, simple harmonic motion. Its time period is t and total energy E. The amplitude of vibration is reduced to half. What is the new time period and total length? देखो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अगर मैं ले लूँ सिंपल पेंडुलम तो ये बराबर है 2 पाई इंटू एल बाई जी, ठीक है। या अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट ले लूँ, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम बाई के या के बाई एम। तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टी ही आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए में भी टी है और ऑप्शन नंबर डी में भी टी है। तो इन दोनों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। तो टी के बराबर है, लेकिन अब ई का वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी क्या है ऑसिलेशन के लिए, वो है E इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर को मैं क्या करूं, मैं हाफ करूं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ। इसको आप क्या करें, हाफ करें, तो 1/4 टाइम कम होगा, तो न्यू एनर्जी बनेगा E डिवाइडेड बाई 4। क्लियर होगी बात। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये है ऑप्शन नंबर ए, T इज इक्वल टू टी एंड E इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 4, या E प्राइम इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 4। समझ गई बात की। अब यहाँ पे नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल। 1 कैलोरी किस चीज के बराबर है, चैप्टर नंबर 10 में आपने इसको पढ़ा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर है। किस चीज के बराबर है, 4.18 जूल के बराबर है। नंबर 4, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वो तो सबको पता है 330 मीटर पर सेकंड है। इस तरह भी आ सकता है 0.330 किलोमीटर पर सेकंड भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी अपने साथ क्या करें, याद रखें। नाउ नंबर 5 क्या है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, नहीं, क्योंकि ये क्या देता है, ये आपको देता है स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो लिहाजा ये भी गलत है।
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन स्पेस बाय डायरेक्शन, तो ये भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आ गया वेलोसिटी। v इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। नंबर 6, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं ये फ्रीक्वेंसी, यस, क्योंकि एनर्जी किस चीज के बराबर है, h इंटू एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अच्छा, यहां पे अगर आ जाए एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर किस चीज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा वेवलेंथ होगा, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। या वेवलेंथ के जगह क्या आ सकता है, टाइम पीरियड भी आ सकता है, क्योंकि एफ बराबर है 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो टाइम पीरियड के साथ भी इसका जो ताल्लुक है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर होगी बात। नंबर 7, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टोटल एनर्जी रिमेन वेरिएबल कांस्टेंट इन्फिनिटी जीरो। सबको पता है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नंबर 8, एनर्जी चेंज इज गॉन बाय हीट वर्क एंथैल्पी नन ऑफ अबव, तो यहां पे वर्क इज द बेस्ट ऑप्शन। एनर्जी चेंज है तो हीट से भी चेंज होता है, वर्क से भी होता है, एंथैल्पी से भी होता है, लेकिन इन तीनों में अगर यहाँ पे नन के जगह ऑल ऑफ अबव लिखा होता तो फिर ऑल होता, लेकिन यहाँ पे ऑल नहीं है, नन ऑफ अबव है, तो फिर इनमें से बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है वर्क, क्योंकि वर्क की वजह से एनर्जी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 9, according to first law of thermodynamics dq is equal to dw minus du, ठीक है, या du minus dw, तो ये गलत है। dq is equal to du, ये भी गलत है। dq is equal to du plus dw, तो ये करेक्ट है। असल में आप लोगों ने पढ़ा है डेल q is equal to डेल u plus डेल w, ठीक है, तो डेल की जगह d लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ तो डेल की जगह अगर डी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर 10 क्या है, टू मेजर एन एसी सोर्स बाय यूजिंग एन एसी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। इट इज डिजायरेबल दैट द सप्लाई फॉर द पोटेंशियोमीटर इज टेकन फ्रॉम अ सोर्स विच इज नॉट सेम एज अननोन वोल्टेज, या फ्रॉम अ बैटरी, या फ्रॉम द सेम सोर्स एज द अननोन वोल्टेज, तो सेम सोर्स होगा, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर क्या होगा, वो सेम सोर्स हम लगाएंगे। Now, number 11, which of the following is not a thermodynamic coordinate? तो वो है R। R क्यों करेक्ट है, क्योंकि R तो चेंज नहीं होता, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। बाकी प्रेशर की वजह से हम सिस्टम में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर की वजह से भी चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम की वजह से भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो चेंजेस नहीं आता वो कौन सा है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, जो R से हम लिखते हैं। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 12, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड हाइट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस, तो इसमें आंसर कौन सा है, वो है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नाउ नंबर 12, नंबर 13, which of the following, which is the unit of energy, जॉल, अर्ज, किलोवाट आवर या ऑल ऑफ अबव, तो जॉल एसआई यूनिट है, अर्ज सीजीएस यूनिट है, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, तो ऑप्शन यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 14, एक्स इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल consisting of a large number of turns of copper wire wound over a soft iron core is an AC generator. Identify X, slip ring, armature, carbon brushes या मैग्नेट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें एक सॉफ्ट आयरन है और ये मुश्तमिल नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। मतलब ये असल में डिफिनीशन ऑफ आर्मेचर यहाँ पे लाया गया है। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 15, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या नन ऑफ दीज,
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो एंगल जिसमें एक बॉडी जो है मूव होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप लोग जानते हैं, rate change of angular displacement is called angular velocity and rate change of angular velocity, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नंबर 16, force acting on a negative charge is always in the direction opposite to E, in the direction of E, perpendicular to E, या none of above, in the direction of opposite, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये कैसा है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, अब देखो फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो ये क्या होगा? -F डिवाइडेड बाय क्या होगा? सो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू E होगा। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 17, द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, जिसको हम अपने शॉर्टकट अल्फाजों में बोलते हैं CRO, ठीक है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 18, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी किस चीज के बराबर है? रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो यहाँ पे है ओम, यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है मीटर, तो ये खत्म हो गया ओम इनटू मीटर। सो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? वो है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 19, विच सरफेस इज मोर रिफ्लेक्ट? सिल्वर पेंटेड, ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक? जो ब्लैक दो दफा आ गया तो इसका मतलब ये दोनों नहीं है। ब्राउन और सिल्वर में एक करेक्ट होगा, तो वो कौन सा है? वो है सिल्वर, अगर आप लोगों ने देखा होगा। नंबर 20, देखो ये आप लोगों ने माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर में देखा है ना, जिसमें हम एक क्या करें, एक प्लेट को क्या कहते हैं? बैक साइड पे सिल्वर पेंट करते हैं। क्या क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ रेज ये ट्रांसमिट हो जाए और कुछ रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं सिल्वर पेंटेड। नंबर 20, रेडियोएक्टिव रेडिएशन आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हेल्थी सेल्स, ठीक है, कैंसर, बैक्टीरिया या डैमेज ऑर्गन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रेडियोएक्टिव रेडिएशन हम यूज करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्लियर है? नंबर 21, vertical velocity versus time graph for a projectile motion varies linearly, follow us a parabolic path, constant या non-linear। तो vertical velocity टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाता है? ये लीनियर चेंज होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम कौन सा लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, वेरीज लीनियरी, ठीक है। नंबर 22, माइक्रोस्कोप यूजेस डैश वेवलेंथ टू रिड्यूस डायफ्रैक्शन। तो शॉर्टर वेवलेंथ यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज शॉर्टर वेवलेंथ टू रिड्यूस डायफ्रैक्शन। क्लियर है? नंबर 23, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन अ चार्ज इज 3.5 कूलम with flux density of 4 unit having velocity of 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए क्या गिवन है, आप लोगों को पता है कि F बराबर है किस चीज़ के? Q, V और B के बराबर है। Q कितना है? वो है 3.5, V कितना है? वो है 2 और B कितना है? वो है 4, ठीक है। ये आप लोग मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। क्लियर है कि नहीं? शाबाश। नंबर 23, यहां तक क्लियर है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए। नंबर 24, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4.8 रिवोल्यूशन आर कंप्लीटेड इन 4 सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी आप लोगों को पता है डेल्टा ओमेगा
डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 4.8 रिवोल्यूशन है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे रिवोल्यूशन कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर आप लोग यही वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद आप इस तरह करें, प्लेलिस्ट पे चले जाए और ओपन करें एमडीकेट के लेक्चर्स या एनएमडीकेट के लेक्चर्स, उसमें देखें प्लेन एंगल के मैंने बहुत सारे रिलेशन किए हैं, उसकी शॉर्टकट ये सब कुछ, ये ट्रिक वगैरह मैंने समझाए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग इसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। अब यहाँ पर देखें 4.8 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन है? 2 पाई रेडियन है, ठीक है। सो 4.8 रिवोल्यूशन में कितने होंगी? सो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रिवोल्यूशन, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 4.8 रिवोल्यूशन हो जाएगा, और फिर पुट करें ओमेगा इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x आ गया, x डिवाइडेड बाई 4 सेकंड, जितना भी है वो इसके साथ क्या करें, डिवाइड करें, आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा आंसर, आएगा किस चीज़ में? रेडियन पर सेकंड। आप लोग इसको ज़रूर यहाँ पे देखा करें, ऐसा ना हो कि आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाए। यहाँ पे गिवन रिवोल्यूशन है और यहाँ पे मांग रहे हैं रेडियन, और आप लोग डायरेक्ट पुट करें कि 4.8 डिवाइड बाई 4, तो फिर गलत होगा। समझ रहे बात की? 4.8 डिवाइड बाई 4, तो फिर आप लोग कहेंगे हाँ 0.96, हालांकि ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन को आप जरूर कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? ये रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? नाउ 25, when an object move in a circular path and come back to initial position, then यहां से एक बॉडी रवाना हो गई, ठीक है, और वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गई, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और क्या यहाँ पर मैक्सिमम होगा? डिस्टेंस बराबर है 2 पाई इंटू आर के बराबर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। या प्लेलिस्ट को ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 एमडीकेट लेक्चर्स में, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि कैसे डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के लिए कौन से पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा, इन टर्म ऑफ रेडियस क्या होगा, इन टर्म ऑफ एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, क्वार्टर के लिए क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो ज़रूर देखें अगर इसमें कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तब, अदरवाइज ना देखो। नंबर 26, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्टकट लिखा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू फील्ड, परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू फील्ड, या परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फील्ड। ये पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर साइन है। तो आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। तो F असल में ये जो एंगल है ये किस के दरमियान है? V क्रॉस B के दरमियान है, ठीक है ना, V और B के दरमियान। और जब ये 90 डिग्री हो जाए तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो F इज इक्वल टू QVB कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री हो बिटवीन B एंड V, तो ये फील्ड है और ये वेलोसिटी है। सो इस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाउ 27 क्या है? द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ रेक्टिफायर इज स्मूथ पल्सेटिंग परफेक्टली डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग। पल्सेटिंग होगा, पल्स की तरह होगा। देखो यहाँ पे ये इनपुट है, मैंने रेक्टिफायर डायोड लगाए हैं, इसका आउटपुट क्या होगा? पल्सेटिंग होगा, ठीक है। अगर एक लगाया है तब भी पल्सेटिंग होगा, अगर दो लगाए हैं तब भी pulsating होगा। जितनी भी यहाँ पे हमने रेक्टिफायर्स लगाए हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा के लिए क्या होगा? पल्सेटिंग होगा। समझिए बात की? क्लियर है? नाउ 28, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये आपने कहाँ पर पढ़ा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट में, कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, ठीक है। तो ये क्या है? ये नेगेटिव के बराबर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नंबर 29, which of the following about CP and CV is correct? So CP plus CV is equal to R.
सी पी इज इक्वल टू आर माइनस सी वी, या सी बी प्लस आर इज इक्वल टू सी वी, या सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो आपने ये पढ़ा है कि आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी पढ़ा है। अब सी पी का वैल्यू क्या होगा, सी पी, तो आर यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो क्या होगा, सी वी होगा। तो इसमें सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी देके यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्लियर है। नाउ नंबर 30, अंडर व्हाट कंडीशन of temperature and pressure does a real gas approximately equal to an ideal gas। तो आइडियल गैस में असल में क्या होता है, पार्टिकल इंटरेक्शन नहीं करते, हम ये कहते हैं, ठीक है, कोलिजन नहीं करते, कंप्रेसिबल भी नहीं है, आइडियल फ्लो है, ठीक है। तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। हम टेम्परेचर दे दे बहुत ज़्यादा किस चीज़ को, एक रियल गैस को, और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कब ज़्यादा होता है, जब ये कंप्रेशन होता है इसमें। और हम तो कहते हैं कि रियल गैस सॉरी आइडियल गैस में कंप्रेशन क्या होता है, वो नहीं होता, नॉन कंप्रेसिबल होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 31, on a TS diagram which of the event have larger slope, T टेम्परेचर है और यहाँ पे जो S है ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्रोपी है और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो ऑन ए TS डायग्राम मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, विच ऑफ द इवेंट हैव लार्जर स्लोप, तो वो कौन सा है, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग अपने केमिस्ट्री के टीचर से भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ये बात। नाउ 31, द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इंडक्टेंस का रोल क्या है, वो है इनर्शिया। नंबर 33, न्यूक्लियस एब्जॉर्ब एक्स-रेज, बीटा रेज, गेमा रेज या ऑल ऑफ अबव, तो तमाम रेज जो है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 34, टू पॉइंट चार्जेस आर ए डिस्टेंस ऑफ डी इफ द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज इज एफ, देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3d। सो यहाँ पर देखें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर D को मैं 3D करूँ, सो F इज इक्वल टू ये क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 3D होल स्क्वायर। तो F प्राइम क्या बनेगा, ये बनेगा F डिवाइडेड बाय 9 बनेगा। क्या बनेगा, F डिवाइडेड बाय 9 बनेगा। तो F का वैल्यू क्या होगा, F का ये 9F प्राइम होगा। क्या होगा, 9F प्राइम होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो ये वैल्यू है 9F, हमें पता है कि ये इन्वर्सली रिलेशन है। अगर 3D में इसको इंक्रीज करूँ तो फोर्स जो है 9 टाइम डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब 3 टाइम इंक्रीज होगा फोर्स, 9 टाइम कम होगा, ठीक है। 3 टाइम डिवाइड बाई 3 या 9F डिवाइड बाई 3, ये सब गलत है। लेकिन अगर हम इसके ऐसे देखें कि F इज इक्वल टू 9F प्राइम, तो फिर आंसर कौन सा इसके साथ रिलेटेड ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये भी गलत है, सब गलत है, लेकिन इनमें से तो एक करेक्ट होगा ना। तो आई थिंक मतलब मेरे जहन में जो है, जो टीचर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि फोर्स क्या बनेगा, वो होगा 9F प्राइम का होगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि F प्राइम किस चीज़ के बराबर है, F के डिवाइड बाई 9, सो F बराबर होगा 9F प्राइम के बराबर होगा। नाउ 36, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, इज लॉस्ट, रिमेन अनचेंज्ड as a whole but is redistributed, या is gain। so remain unchanged as a whole but is redistributed, distribute होता है कि नहीं होता, ठीक है, कंजर्व होगा एनर्जी इंटरफेरेंस के दौरान। नाउ 36 a sinusoidal current
A sinusoidal current has RMS value of 10 ampere. What is the peak value of current? तो आपको पता है कि V I RMS ये बराबर है किस चीज़ के, IM डिवाइडेड बाई √2। तो IM क्या होगा, IM बराबर होगा √2 मल्टीप्लाई बाई IRMS। √2 किस चीज़ के बराबर है, 1.414 और RMS कितना है, वो है 10। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 14.14। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, a fuse is placed in a series with the circuit to protect against high power, नहीं, high voltage नहीं, high current नहीं, high heating, overheating। हाई की जगह क्या लेके हो, ओवरहीटिंग, कि जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इस वजह से वहाँ पे यूज़ करते हैं। नंबर 38, a device which consume electrical energy in the external circuit of a generator is known as load। हम लोड अप्लाई करते हैं, लोड कोई भी लोड हो सकता है, समझ आई बात की, एक्सटर्नल एनर्जी को सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसको यूज़ करते हैं। 39, a square loop of side 2 meter is placed in a 5 Tesla of magnetic field. What will be the flux related? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को पता है B इंटू ए के बराबर है। ठीक है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड तो 5 टेस्ला है, एक साइड गिवन है, साइड 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर है और यहाँ पर ये भी 2 मीटर होगा कि नहीं होगा, सो 4 मीटर होगा। या इस तरह भी लिख सकते हो कि जब 2 मीटर है लेकिन यहाँ पे तो एरिया गिवन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसे स्क्वायर बनाएगा और 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर तो नहीं है ना, 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 20। बाज होगा स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, BA वो कहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो वो 10 वेबर को टेक करते हैं। हालांकि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, 20 वेबर है। क्लियर होगी बात। नाउ 40, द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, जबरदस्त, बहुत मुश्किल सवाल आया है। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, सेंटीमीटर पर सेकंड भी आ सकता है, फुट पर सेकंड भी आ सकता है। ठीक है, ये CGS में है और ये FPS में है और डायमेंशन क्या है, L⁻⁻1। नाउ नंबर 41, कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फेराड। कूलम पर वोल्ट Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, सो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। क्यों क्या है, कूलम है, वोल्टेज क्या है, वो वोल्ट है। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है, वो फेराड के बराबर है। सो फेराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। आ गया ऑप्शन नंबर डी। नंबर 42, at every point of trajectory of a projectile which of the following quantity is always 0? Vx total velocity, Ay और Ax। यहाँ पे ये एक पैराबोला शेप है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट है। Vx यहाँ पे Vx हमेशा के लिए क्या है, कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो Ax यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वो है डी। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल पे एक्सेलरेशन क्या होगी, वो होगी 0। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 43, the increase in the capacitance of a capacitor due to the presence of dielectric is due to electric polarization of dielectric, density of dielectric, volume of dielectric या magnetic dipole moment। तो इंक्रीज जो आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से आते हैं ना, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें तो यहाँ पे माइनस आ जाते हैं और यहाँ पे प्लस आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, किसी में, कैपेसिटर में। हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे तो उसमें पोलराइजेशन पॉजिटिव हो जाता है, जब पोलराइजेशन बिना आकर हो जाए तो वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और ये आप लोग ने पढ़ा है, CM इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन R। और जब परमिटिविटी ज़्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का तो C मीडियम क्या होगा, ज़्यादा होगा।
क्लियर होगी बात। नाउ 44, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फोटॉन, p इज इक्वल टू h बाई लेमडा, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज 0, ठीक है। या फोटॉन एक्सर्ट नो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा। 45, इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज रेट फ्लो ऑफ चार्जेस। बात खत्म हो गया, बस बाकी को छोड़ो, ठीक है। रेट फ्लो ऑफ मोमेंटम पावर ये तो है नहीं। नाउ 46, अ रियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज वोल्टेज लेवल, नहीं, करंट लेवल, पावर लेवल या फ्रीक्वेंसी लेवल। फ्रीक्वेंसी लेवल कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं करता वो, अच्छा, डज नॉट चेंज रियल ट्रांसफार्मर, जो रिमेन कांस्टेंट होता है तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का लेवल हमेशा के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वोल्टेज लेवल चेंज होता है, करंट लेवल चेंज होता है, पावर लेवल चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेवल कभी भी चेंज नहीं होता, जो 50 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो फिर आप पावर लेवल भी होता है और फ्रीक्वेंसी लेवल भी होगा। यहाँ पे पीवी पर क्या होता है, सॉरी, पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो I और V के दरमियान जो रिलेशन है वो फिर क्या होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ पे रियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तो रियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी लेवल। नाउ 47, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट नॉर्थ पोल ओनली फ्रॉम बार मैग्नेट? नो, पॉसिबिलिटी नहीं है, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। सो ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 48, अ ट्यूनिंग फोर्क ए, ये ट्यूनिंग फोर्क ए हो गया। अ ट्यूनिंग फोर्क बी, ये ट्यूनिंग फोर्क बी हो गया। ये इसका जो बीट है वो कितना है, 4 बीट्स है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 320 है, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 320 प्लस 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ 49, what is the sum of all the energies present in a reaction mixture or system is known as thermal energy, total heat content या internal energy, या इसको हम कहते हैं enthalpy. So the correct option in this MCQ that is option number C. इसको हम क्या कहते हैं, internal energy कहते हैं। sum of all rotational and linear energy, या हम कहते हैं translatory energy, तो इसको हम क्या कहते हैं, internal energy कहते हैं। now रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज, रिपल फैक्टर हम कहाँ पे पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन में पढ़ते हैं, IRMS डिवाइडेड बाई IDC। सो ये हो गई आप लोगों के PMC पेड टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन, ठीक है। इंशाल्लाह कल दूसरा टेस्ट भी अपलोड होगा। अपने साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें टेस्ट, क्योंकि आप लोग दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी क्या करेगा, मदद करेगा और हर जगह पे कामयाब रखेगा, ठीक है। तो ये बात अपने साथ याद रखें कि शेयर टू हेल्प अदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।